आप मुसलमान हैं, उसके बावजूद आरएसएस के साथ आपका इतना बड़ा गठजोड़, ये कैसे हो गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज सत्ता में है क्योंकि उसी की लेबोरेटरी कहिए, उसकी पाठशाला कहिए, उसी में तैयार हुए मोस्टली लोग हैं कि सिस्टम वहीं से चलता है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या लगता है कि कुछ गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है? मोहन भागवत जी के और मोदी जी के बीच में कुछ चल रहा है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, क्यों उधर जा रहा है? आप दुपट्टे मिल रहे हैं, आज आरएसएस से कौन नहीं मिल रहा? जी जी, आप कहें तो नाम बता देता हूँ। आपका ये कहना है कि जितने भी उलेमा हैं वो बैक डोर से जाकर के मिलते हैं। कब ऐसा कोई है जो मिलाना? मौलाना महमूद मदनी सब साहब मिल रहे ने फोटो लगा रखी हैं, है, सब मिल रहे हैं लोग। और जो जितना ऊंचा बोलता है पानी सबसे ज्यादा वही ज्यादा ठहरता है। आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमान से चेहरा हो सकता है, बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे कि मोदी जी गनीमत है, मुसलमान कदम बढ़ाएं। अगर भरोसा बनाने की कोशिश होगी तो जिस मिजाज के नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनसे जो इम्पॉसिबल है आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चूक आपकी तरफ से होगी। आरएसएस भी कई तरीके के डायलॉग्स कर रहा है जी, लेकिन इतने संवाद की लगातार प्रक्रिया के बाद भी ये विवाद क्यों है? बेसिकली मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। अगर संवाद जारी है, लोग जगह जगह पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, पहली शर्त मारूफ साहब ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर संवाद आगे नहीं बढ़ता तो वहाँ लदवा ना दिखाई देता, वहाँ देवन नहीं दिखाई देता, वहाँ बरेली नहीं दिखाई देती, वहाँ अजमेर की नुमाइंदगी नहीं होती, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स नहीं बैठे होते, वहाँ हमारे सिविल सर्वेंट्स नहीं बैठे होते। कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या इसके पहले भी कई चुनाव हुए, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट कर दिया जाता है कि जो गलत है वो गलत है, कि गलत को गलत हर लम्हे कहना चाहिए कि बाबरी मस्जिद नरसिम्हा राव जी के ज़माने में शहीद हुई, ये सच्चाई। मस्जिद जब शहीद हुई तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बर्खास्त होनी चाहिए थी ना, चाहते, लेकिन उन्होंने भाजपा की 3 हुकूमतें जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट थी, उन्होंने 4 गवर्नमेंट्स को जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू डिसमिस कर दिया। मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रजा। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार मेरे साथ एक खास शख्सियत है जो ऑथर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, बहुत कुछ करते हैं और साथ साथ अभी जो बड़ा काम कर रहे हैं वो समाज में सौहार्द का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, वो इंटरफेथ पर काम कर रहे हैं। मैं यूँ कहूँ कि एक शख्स जो है वो नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत का चिराग लेके चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब की, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया मारूफ रजा साहब आपका। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप टीचर रहे और बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं, अखबार में आपकी तमाम आर्टिकल्स आते हैं। क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने बिल्कुल एक अनोखा काम शुरू कर दिया कि इंटरफेथ करना है, सौहार्द बढ़ाना है, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है? बहुत कुछ किया जा सकता था, यही क्यों? देखिए ऐसा है मारूफ साहब, 9/11 जब हुआ जी, तो 9/11 के बाद कतई नज़र इस बात के कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाता, जी जी, लेकिन तमाम दुनिया में इस्लाम और मुसलमान और बदकिस्मती से टेररिज्म यानी दहशतगर्दी, जी, इन 3 चीज़ों को वर्ल्ड पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया ने सिनोनिम्स बना दिया। जी, परायवाची बना दी, इसको परायवाची हिंदी में कहते जी हैं। जी। अब जब एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है और जिस कम्युनिटी से या जिस कम्युनिटी के सेगमेंट से उसका ताल्लुक हो, तो उसके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं जी। एक ऑप्शन ये होता है कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बाई कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें जी, और अपने कंधों को झाड़ लें। ठीक है। एक तो ये सबसे आसान काम है, जी, मगर ये मसले का हल नहीं है। ठीक। दूसरा आपके सामने ऑप्शन ये होता है कि आप उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट करें, इनिशिएटिव लें, जिसमें कि जिन वजूहात से वो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं या ये रिश्ता जो गलत रिश्ता जोड़ दिया गया है इस्लाम और मुसलमान के साथ में,
उसको लेकर कोई पहल की जाए। तो इसलिए मैंने 2005 में इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया। आज इसको 21 बरस हो गए हैं और अब 21 बरस से आपको खुशी होगी जान के और आपके नाज़रीन को भी खुशी होगी कि मेरा सफ़र जो है तमाम दुनिया तक फैला है, मुल्क तक फैला है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में आध्यात्म के अंदर बड़ी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर जो बड़ी शख्सियात हैं, सबसे अच्छा राब्ता है, सबसे अच्छा ताल्लुक़ है। तो वजह उसकी ये रही है कि आज के तारीख़ में दुनिया भर में मुसलमानों पर, इस्लाम पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं और जैसे बहुत सारे और लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं, मुझे लगा हिंदुस्तान में इस काम को करने की ज़रूरत है। सवाल से एक सवाल और, आपने कहा कि सवाल खड़े हैं और सवाल बार बार हमारी तरफ ही आते हैं, और क्यों आते हैं? क्या लगता है कि एक अमन पसंद मज़हब को मानने वाला इंसान, क्या लगता है कि आपको उसका कोई ताल्लुक टेररिस्ट से है या इस तरीके की चीज़ों से हैं जो समाज को, देश को ख़त्म करती हैं या नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं? वो तो अमन पसंद आदमी है। ये मालूम साहब ऐसा है कि किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कह रहा हूँ, कोई ब्लैंकेट पोजीशन लेना कि ये मज़हब ऐसा है और इसके मज़हब के मानने वाले ऐसे हैं, ये एक, इसको मैं कहूँगा कि ये एक जाहिलाना सोच है। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ये डेलिबरेट हो सकती है, कॉन्शियसली कंसीव्ड हो सकती है। किसी चीज़ को मिलाइन करने के लिए आप एक नैरेटिव बनाते हैं और याद रखिए नैरेटिव पर बेस्ड जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो रिस्पॉन्सेज होती हैं, वो हमेशा एडल्ट्रेटेड होती हैं, उसमें मिलावट होती है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस ऐसी सिचुएशन में ये लाजिम हो जाता है उस कंसर्न्ड ग्रुप के लिए कि वो आगे आए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत क्या है? वक्त की ज़रूरत ये है कि डायलॉग में अपने आप को लेकर जाएं। इसलिए कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डायलॉग इज़ बेटर देन डेडलॉक। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये देखें कि जहाँ एक तरफ 20% है, दूसरी तरफ 80% है, जो बड़ापन, जो आगे आने वाली बात, जो पहल, वो 80% के पास से होनी चाहिए थी। क्या लग रहा है कि आपको उसी लेवल पे, उसी स्पीड पे, उसी दर्जे पर, उसी नहज पे वो चल रही है? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ मारूफ रज़ा साहब कि हर चीज़ को मैथमेटिकली नहीं समझा जा सकता। ठीक है। 20% कौन है, 80% कौन है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बुनियादी तौर से ये एक मुल्क है जी, इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क की एक साजी मॉरलिटी है जी, और इस मुल्क के अंदर साजी समस्याएं हैं, मसाइल हैं। उनमें कई जगहों पर एक दूसरे की कम्युनिकेशन की कमी की वजह से कई स्टीरियोटाइप्स फॉर्म हो गए, कहीं कुछ नोशंस पैदा हो गए, कहीं कोई नैरेटिव्स गलत लोगों ने कायम कर लिए हैं। तो ऐसे में बजाय इसके कि हम उसमें जाएं कि 20% की क्या जिम्मेदारी है और 80% की क्या जिम्मेदारी है, मेरा मौक़िफ़ ये रहता है कि अच्छाई सबकी जिम्मेदारी है और जब अच्छाई पे आँच आए तो जिसको भी जो भी इसमें पहल कर ले उसका खैर मकदम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी कहा और हम भी देखते हैं कि आपसे पहले भी और पैरेलली बहुत सारी ऐसे संगठन, संस्थाएं हैं जो इंटरफेथ पे काम कर रही हैं। आपका काम उनसे कैसे अलग है, डिफरेंट है, और किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने फेस आ रहे हैं? मारूफ रज़ा साहब, आप जानते हैं और मेरे जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं वो भी ये जानते हैं कि मैं पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ में चलने वाला आदमी नहीं हूँ। भीड़ से अलग चलते हैं। मैं एक अलग नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जिस काम में सब लोग लगे हैं जी, उसकी पोजीशन एक भीड़ की सी हो जाती है। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है या मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हमेशा हर सिचुएशन में कहीं पर कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पानी ठहर रहा होता है जी, और वही जगह जो है काम करने की जगह होती है। ठीक है। हम उस जगह को, यानी हम फंडामेंटल इशू को बाईपास करके हम एक बाईपास वाला रूट लेते हैं कि हम इधर से निकलने के बजाय अगर हम इधर से निकल जाएं तो हम इस सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है।
आज जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आज अपने मुल्क की बात करूं, अपने मुल्क के माहौल की बात करूं और इस मुल्क और इस माहौल में हिंदुस्तान के मुसलमान की और मुस्लिम सोसाइटी की बात करूं और जो हमारे इस वक्त बरसर इक़्तिदार तबके हैं, जो जो चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, दोनों में जो आप एक फासले बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? इसलिए नहीं कि कोई बुनियादी शिकायत है। बुनियादी शिकायत का मसला जब पैदा होता है जब आप बात कर रहे हो और चीजें उसके बावजूद भी उलझ रही हो, जब आप डायलॉग से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक तरफ क्रॉस लगा देते हैं और दूसरी तरफ एक टिक के बजाय 4 टिक लगा देते हैं, तो फिर मसले खड़े होते हैं। जी, आपने संवाद की बात की, आप भी संवाद पे बात कर रहे हैं। अक्सर डायलॉग्स पर बात करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ भी बात करते हैं, इंडिविजुअल भी बात करते हैं, और आरएसएस भी कई तरीके के डायलॉग्स कर रहा है लगातार, कई में मैं भी शामिल हुआ। लेकिन इतने संवाद की लगातार प्रक्रिया के बाद भी ये विवाद क्यों है? लगातार हम देख रहे हैं ये विवाद बढ़ते बढ़ते दिल्ली में आज आमतौर पे नजर आ रहा है, हम खूब देखते हैं। कहीं इस पर अंकुश लगेगा, विराम लगेगा? देखिए, ऐसा है, 2 तरह की सिचुएशंस होती है जी। एक सिचुएशन होती है जो कई सदियों से चली आ रही है और उसको लेके जो मनमुटाव है, जो खटास है, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो भी सैकड़ों बरस से, 100 बरस से, 50 बरस से चली आ रही है। ठीक है। मसाइल को, समस्याओं को हल करने के लिए जो लोग भी इस मैदान में आगे आए, चाहे उनका किसी भी समाज से ताल्लुक हो, उसमें पहली शर्त मारूफ साहब ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रिंटर नहीं है कि जिसमें आपने एक कमांड दी और एक आपने बटन दबाया और उधर से पेपर अंदर एंटर हुआ, उधर से निकल के प्रिंटर आ गया। ऐसा नहीं है। वो जो समस्याएं हैं उनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कई जगहों पर कल्चरल पर्सपेक्टिव है, कई जगहों पर चीज़ें जो है कन्फ्लिक्टिंग हैं, कई जगहों पर इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत जल्दी ये नतीजा निकाल लेना कि संवाद जो है उससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा, मैं उन लोगों में से हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। अगर संवाद जारी है, लोग जगह जगह पर एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातचीत का सिलसिला चल रहा है और एक जगह बात करने के बाद आप दूसरी जगह बैठने का तय करते हैं, इसका मतलब है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। बहुत बड़ा समाज है और उस समाज के अंदर आपको पैठ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि संवाद बहुत ज़रूरी है और संवाद की गति भले ही थोड़ी धीमी बज़ाहिर लगती हो, लेकिन संवाद आगे बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब आपको पता है और सारी दुनिया ही जानती है कि मैं संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम समाज के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करने के लिए जहाँ और फ्रंट्स पे काम कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट इस वक्त मेरे सामने एट हैंड है और आपको खुशी होगी और आपके नाज़रीन को भी खुशी होगी कि हमने 23 नवंबर 2025 को लखनऊ में प्रोग्राम किया और उसमें 100 लोग, एक तो होता है लोग जो हैं आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो 100 लोग जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, हर शख्स की शक्ल देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो एलीट थी समाज की, हमने उनको इकट्ठा किया। ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट है वो भी उसके अंदर आए। तो ये कहना कि संवाद आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर संवाद आगे नहीं बढ़ता तो वहाँ नदवा ना दिखाई देता, वहाँ देवबंद ना दिखाई देता, वहाँ बरेली नहीं दिखाई देती, वहाँ अजमेर की नुमाइंदगी नहीं होती, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स नहीं बैठे होते, वहाँ हमारे सिविल सर्वेंट्स नहीं बैठे होते। तो ये इस बात का सबूत है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये हो सकता है कि जितनी उम्मीद करते हैं लोग कि इसको एकदम ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, तो याद रखिए जल्दबाजी में मुंह जलता है। जी। लेकिन आप बात करें संवाद की, संवाद एक वाकई प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहनी चाहिए, तभी कहीं न कहीं समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार साहब, यहाँ आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि समाज एक अलग अपनी जगह पर है जहाँ संवाद की आप बात करते हैं, सियासत एक अपनी जगह है जिसकी अपनी भाषा है। और हम देख रहे हैं, अगर आप ताज़ा उदाहरण में अभी लूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या इसके पहले भी कई चुनाव हुए, एकदम ये जो एक पर्टिकुलर समाज को, यूँ कहूँ कि अल्पसंख्यक समाज को टारगेट कर दिया जाता है, ये कितना बेहतर है?
पहले जश्न मनाए जाते थे, आपने हमने खूब देखे हैं जी कि पार्टियां जीतती थी, पटाखे बजते थे, मिठाइयां होती थी, ढोल बाजे बजते थे। लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले, उनके धर्म स्थलों पर हमले, ये कौन सा जश्न है, ये कौन सी प्रक्रिया और ये कौन सी एक नया प्रथा ट्रेडिशन शुरू हो गया? देखिए, इसके दो जवाब हैं। जी एक तो ये है कि जैसे आपने अभी अपनी क्लोजिंग रिमार्क में कहा जी कि अब, यानी जैसे कि ये सब अब हो रहा है जी जी और इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहली बात तो ये बहुत सुथराई से कहनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, वो आज के दौर का गलत हो या कल के दौर का गलत हो या आने वाले दौर में गलत हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि गलत वो गलत जो कि समाज में तकसीम पैदा कर रहा हो, घृणा और द्वेष पैदा कर रहा हो जी और आपस के रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा हो, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा राष्ट्र हित को आहत करने वाली गतिविधि है। बिल्कुल, आप ये उसी पॉइंट को बुनियादी कह रहे हैं कि गलत हाँ। को गलत हर लम्हे कहना चाहिए। जी अभी क्या हो रहा है कि, और न सिर्फ ये कि आप इस बात को इस तरह न लें बल्कि जो सुनने वाले हैं वो भी इस तरह न जी लें, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को जब देखता हूँ तो उसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, जी एक होलसम अप्रोच लेके देखता हूँ, इन आइसोलेशन नहीं देखता हूँ। देखिए, बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क में इस मिजाज की भी एक तारीख है। मैं जब 8, 9, 10 साल का था पुरानी दिल्ली में रहता था। जी अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, अब जी, तो हर जी। शख्स के पास में माइक है और रास्ता है। तो उस जमाने में तो खत भी एक हफ्ते में आता था, जी मनी ऑर्डर भी 10-10 दिन इंतजार करते थे। तब हम अलीगढ़ पढ़ते थे तो 10 दिन इंतजार, तब जाके मनी ऑर्डर आता था, डाकिया मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। जी बहरहाल वो एक अलग मौजूद है। दिल्ली में मैंने, अब किसी का नाम क्या लेना जो लोग दुनिया में नहीं रहे, मैंने ऐसे कितने लोगों को सुना जी जो इतनी गलीज जुबान बोलते थे मुसलमानों के हवाले से जी जी और इस्लाम के हवाले से कि वो जुबान मुझे आज भी सुनने को 2026 में नहीं मिलती है। लेकिन आप यहाँ खड़े हुए फतेहपुरी के बाहर, जी 50 लोग इकट्ठे हुए, 50 ने सुनी, 50 तक और गई, बात खत्म हो गई। अब क्या है, अब ये है कि अब कोई भी बात जो न्यूसेंस से ताल्लुक रखती है वो आग की तरह स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। आपको याद होगा, हमने देखा कैसे कैसे दंगे हुए, जी दिल भी नहीं चाहता कि उनका जिक्र नहीं, जरूरत भी नहीं है ना। और उन दंगों में क्या नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है आपके सवाल के जवाब में कि ये कड़वाहट मुख्तलिफ शक्लों में हमें इसका सामना करना पड़ा है। आज भी हम इसका सामना कर रहे हैं और इसका जो सलूशन है वो दो हैं। पहला तो सेल्फ रियलाइजेशन, जो शख्स भी गलत जुबान बोल रहा है। जी मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ। जी कई साल पहले जब मैं कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को लेकर नागपुर गया, जिसमें नजीब जंग शामिल थे और एसवाई कुरैशी साहब भी इस डायलॉग का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, फैजान मुस्तफ़ा साहब भी इसका डायलॉग का हिस्सा रहे हैं, सईद शेरवानी साहब भी इसका हिस्सा रहे हैं, जी नवेद साहब भी हिस्सा इसका रहे हैं, जनरल जमीउद्दीन शाह साहब भी इसका हिस्सा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने एक बात माननीय मोहन भागवत जी के सामने रखी जी कि वही बात जो आपने मेरे सामने रखी है। जी विजयदशमी के मौके पर पॉलिसी एड्रेस होता है सरसंघचालक का, जो भी सरसंघचालक उस वक्त पे होता है। आपको खुशी होगी कि मोहन भागवत जी ने विजयदशमी के अपने संबोधन में न सिर्फ ये कि इसको गलत कहा, बल्कि आगे बढ़कर तकरीबन 7 मिनट वो इस बात पर बोले कि भाषा में और शैली में नियंत्रण होना चाहिए, हमें सीमाओं में रहकर और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसके बांध के अंदर रहकर जो हमको बात करनी चाहिए। कई मर्तबा आपको याद होगा उन्होंने राजनीति से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी उन्होंने बड़ी सीधी सटीक टिप्पणी करी है। तो जो पॉजिटिव पार्ट आ जाता है उसमें,
नेगेटिव को पॉजिटिव से ही मारा जा सकता है। जी। तो इस दौर में मैंने ये भी देखा। ठीक कह रहे हैं आप। आपका क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक आरएसएस से है, मोहन भागवत जी से है। आरएसएस लगातार संवाद की बात कर रहा है, जबकि अल्पसंख्यक में खास तौर से ये एक परसेप्शन है कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों से घृणा करती है, नफरत करती है, हेट करती है। लेकिन हमने देखा कि बारहा वो चाहे क्लोज डोर मीटिंग्स हों, लेकिन अलग अलग तबकों के साथ आरएसएस के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं जी। वो मीटिंग्स करते हैं, डायलॉग्स करते हैं और संवाद की बात करते हैं। जी। ये एक पहलू है। लेकिन सरकार में बैठे लोग, जो कहा जाता है कि जो मदर जो लैंड है, जो मदर पार्टी है, वो पीछे जो संगठन है वो आरएसएस है। क्यों सरकार की तरफ से एक बार भी पार्लियामेंट में कहीं पर भी आवाज क्यों नहीं आती कि इस नफरती भाषा को बंद कर दीजिए, इस नफरती प्रोपेगेंडे को बंद कर दीजिए? तो मुझे लगता है कि जहां आप संवाद कर रहे हैं तो इस बात से और जोर पड़ता और ये सारी चीजें खत्म हो जाती। देखिए मारूफ साहब, क्या है कि अगर कभी जी हाईएस्ट लेवल से कोई बात ऐसी आए जिसको आप जेस्चर की श्रेणी में डाल सकते हो, तो उसको अटेंड करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उसका नोटिस लेना चाहिए। तभी फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। जब सीईए और एनआरसी की बात चल रही थी जी, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा कि इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इसका लेना देना उससे है, आपसे नहीं है। उसको, उस स्टेटमेंट को, जो पार्लियामेंट के फ्लोर का स्टेटमेंट है, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, नोटिस नहीं लिया गया। इसके बाद में रामलीला मैदान, जिसके बगल में 5 लाख मुसलमान बसते हैं जी, वहाँ पर एक जलसा होता है, पब्लिक मीटिंग होती है। उस पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, 5 गूगल पे आप खोल के देख लीजिए, कम से कम 5 मरतबा उन्होंने कभी मुसलमान कह के बात नहीं कही थी, लेकिन पहली मरतबा 5 मरतबा कम से कम मुसलमान कह के, मुसलमानों को एड्रेस करके उनको ये भरोसा देने की पूरी कोशिश की कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं उसके सिलसिले में आई। इसी तरह से आपको याद होगा, ऑन रिकॉर्ड मन की बात में जी, उन्होंने कहा ये जो आपके विजिलेंटेज हैं ना, जो गायों के तस्करी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उन्होंने उनको गुंडा कहा, गूंज कहा उन्होंने, है ना। इसी तरह से जब तबलीगी जमात का मामला हुआ तो तबलीगी जमात के मामले में मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जब बातें आती हैं तो जहाँ हम उधर से कुछ बातें रख रहे हैं, हमें क्या समाज की ये मुअज़्ज़ब जिम्मेदारी नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे और आरएसएस के चीफ के लेवल पर ये जो है कुछ चीज़ें बड़ी बुनियादी और डिसाइसिव और पॉलिसी बेस्ड आती हैं, तो उनका भी खैर मकदम स्वागत उनका होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, दुनिया में 3 चीज़ों से चलती है दुनिया। 3 लफ्ज़ अंग्रेजी के आ रहे हैं। एक लफ्ज़ है म्यूचुअलिटी, जी, है ना, बाहम, है ना। एक लफ्ज़ होता है रेसिप्रोसिटी, यानी अच्छे का अच्छा जवाब देना, उसका नोटिस लेना। और उस तीसरी चीज होती है एप्रिसिएशन। एक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन जो है ना, कोई भी बात, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जिसको आप अपना बदतरीन दुश्मन समझ रहे हैं, अगर वो दुश्मन आपका कोई अच्छी बात कह रहा है, आप उसकी बात से चिपट जाइए, नॉन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप उसकी बात को अप्रिशिएट करिए। जब आप उस बात से चिपटेंगे, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, तो एक गिरफ्त बनती है कहने वाले पर भी, और वो भी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर होता है। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। ये अप्रिसिएशन आप किससे चाह रहे हैं? अवाम से चाह रहे हैं या इस कौम के उलमाओं से चाह रहे हैं, दानिश्वर से चाह रहे हैं, किससे चाह रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको बहुत सीधा सटीक जवाब देता हूँ। ये 3 बातें जो मैंने कही, ये मुस्लिम सेंट्रिक बातें नहीं है जी। मैंने मुसलमानों से नहीं कहा है, ठीक है। मैंने ये बात हिंदुस्तान के हर शहरी से कही है कि जब भी जहाँ से भी
जी। जिस बार मिसाल के तौर पे अगर राहुल गांधी को अच्छी बात कह रहे हैं तो बीजेपी के आदमी को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और बीजेपी की तरफ से कोई अच्छी बात आ रही है तो कांग्रेस को भी करना चाहिए, और इसी तरह से ये बात समाज में भी आनी चाहिए। ये तरीका गलत है कि अगर मैं किसी एक जगह बंधा हुआ हूँ तो दूसरे की अच्छी से अच्छी बात को भी मैं उस पर क्रॉस लगाऊंगा। मैं वो कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन अपने राष्ट्र में चाहता हूँ जिसमें कि हम हर अच्छी चीज को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन कह रहा है अच्छा कहे। और क्योंकि आपने इस कंटेक्स्ट में मुसलमानों के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने चंद मिसालें आपके सामने रखी, और ये मिसालें कोई हवा की मिसालें नहीं हैं, ये ग्राउंड की और ज़मीन की मिसालें हैं। और जब उनको कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन के डोमेन में नहीं लाया गया तो उससे क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई इस सब की ज़रूरत ही क्या है, ये तो आप भी वही काम कर रहे हैं साहब, जो है ये तो अपीजमेंट करने की बातें आप कर रहे हैं। तो जो लोग 4 कदम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उनको भी पीछे कदम खींचने की मजबूरी होती है। क्यों? कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रही। आपने बड़ी अच्छी बात की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना जरूरी है, और ये एक पढ़े लिखे बाशिंदे की, नागरिक की पहचान भी होनी चाहिए। एक बड़ा अजीब सा कॉकटेल है अगर आपकी जाती जिंदगी की बात करूँ कि आप मुसलमान हैं और बफख्र आप मुसलमान हैं, बाकी चीज़ें करते हैं आप बल्कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद आरएसएस के साथ आपका इतना बड़ा गठजोड़, मैं कहूँ वहाँ भी एक बहुत बड़ा संवाद है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लोग आपके पास आते हैं जाते हैं और तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं और इस काम को भी आप लगातार करने में लगे हुए हैं। ये कैसे हो गया? मैं एक तरफ नरसिम्हा राव के साथ आपकी नज़दीकियों को देखता हूँ और दूसरी तरफ मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नज़दीकियों को आपके साथ मैंने देखा है और आपके साथ शेयर भी किया है। ये जो हुनर कहूँ, क्वालिटी कहूँ, क्या कहूँ? देखिए, बहुत शुरू में जहाँ से हमने बात की थी जी, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलता जी। मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त असल इशू कहाँ है, या यूँ कहूँ कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। मैं प्रॉब्लम को पिक करने में यकीन रखता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ना, उस पर डिबेट करना, डिस्कोर्स करना, कंसल्टेशन में जाना, कन्वेंसिंग करना, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डे के अंदर पीप इन करके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और मुझे बड़ी कामयाबी इसमें मिली है मारूफ रज़ा साहब। ये मौका नहीं है कि कोई फहरिस्त गिनाई जाए, जी। लेकिन जैसे आपने कई नाम लिए, मैं आरएसएस को पहले नाम लिया था आपने, मगर मैं तीसरे नंबर पे उसका जवाब दूंगा। नरसिम्हा राव जी का आपने नाम लिया। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद नरसिम्हा राव जी के ज़माने में शहीद हुई, ये सच्चाई। लेकिन नरसिम्हा राव जी के ज़माने में जितने माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर जितने स्टेप्स लिए गए वो आज भी अनपैरेलल्ड है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, ये हज टर्मिनल है आपका जी, किसने बनवाया? नरसिम्हा राव ने बनवाया। माइनॉरिटी कमीशन का जितना भी स्टैट्यूटरी स्टेटस है, जितना भी है, उतना तो नहीं है जितना एससी और एसटी का है, ये एक सच्चाई है। जी। या ओबीसी का है, लेकिन ये भी उसी जमाने में हुआ। ठीक कह रहे हैं। मस्जिद जब शहीद हुई तो 4 कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बर्खास्त होनी चाहिए थी ना, जी। लेकिन उन्होंने भाजपा की 3 हुकूमतें जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट थी, उन्होंने 4 गवर्नमेंट्स को जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया। जी। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए जो 1995 का वक्फ एक्ट है, आज भी लोग, इस वक्त जब एक्ट बन रहा था तो सब लोग उसी की बात करते थे, जिसके अंदर ट्राइब्यूनल का प्रोविजन था। और ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होता था उसके अगेंस्ट अपील की गुंजाइश नहीं थी। ये सारी चीज़ें हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल देखिए। इसके अलावा आप आगे चलिए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, आगे चलिए आपका ये नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 500 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड से। आखिरी फैसला उन्होंने किया, मौलाना आज़ाद की जो नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका कैबिनेट का आखिरी फैसला है ये, जिसमें 250 करोड़ रुपए की ग्रांट का उन्होंने ऐलान किया। और एक चीज़ जो आपको मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ मुझे, कि एक एक्ट बना
जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जी जिसमें माइनस अयोध्या तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को 15 अगस्त 1947 को सिक्योर किया गया। मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने उसका विरोध किया था, वो एक अलग विषय है। इतने सारे स्टेप्स उनके ज़माने में लिए गए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देवबंद से पॉलिटिक्स जो है बरेली की तरफ शिफ्ट हुई, राव साहब बरेली गए और उस बरेली में बेंच बना, आला हजरत एक्सप्रेस आज भी चलती है आपके सामने वगैरह वगैरह। मैं समझता था, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों, तुम नरसिम्हा राव को देख रहे हो, तुम्हारी उससे शिकायतें हैं, मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, ना मैं उसकी कोई वकालत कर रहा, आज भी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि नरसिम्हा राव आज हैं, कल नहीं होंगे। शख्सियत आती है, चली जाती है। उस वक्त जो मेरा मौक़िफ़ था वो ये था कि कांग्रेस मुल्क के मफाद में है, अक़लियतों के मफाद में है और मुसलमानों के मफाद में भी है। ठीक है, लिहाजा कांग्रेस को ताकत देनी चाहिए और नरसिम्हा राव को न देखकर कांग्रेस को पावर में लाना चाहिए। मैं इस मौके पे था, मैंने जगह जगह जाकर इस बात की कोशिश की, लोगों को समझाया, नतीजा आपके सामने है। और उस वक्त एक जुमला कहा था कि अगर आज तुम जिसे रोकना चाह रहे हो, यानी किसे, भारतीय जनता पार्टी को, जी, अगर तुमने कांग्रेस को आज रोक लिया, नाज़रीन अच्छी तरह से सुने मेरी बात, कि अगर आज तुमने कांग्रेस को रोक लिया तो ये रुक जाएगी और जिसे तुम रोकना चाह रहे हो वो पिछड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम आज चूक गए तो जिसको, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसको तुम रोक रहे हो, पहले वो आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर आती रहेगी और फिर आ जाएगी, जो आज हो रहा है। मैं 96 की बात कर रहा हूँ, आज से 32 साल पहले जो कहा था वो आज आपके सामने, वो प्रेडिक्शन अब सही हो गया, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। जी। तो ये तो एक मेरा मिजाज है, मैं समझता था उसूली तौर पे राव साहब के साथ मुसलमान को खड़ा होना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद मुझे ये लगा, जब मैंने कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट सुनी और मुझे ये लगा कि अब हिंदुस्तान की सियासत जो है उसका रुख बदलने वाला है, तो मैं अटल जी से मिला जी। और ये सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब छपी हुई हैं। जी। अटल जी से मिला, अटल जी से मेरे ताल्लुकात बहुत आगे बढ़े, बहुत चीज़ें चली और सारी बातें। तो मुझे फिर ये लगा कि उस वक्त के हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी एक गनीमत शख्सियत और लीडरशिप थी। मुसलमानों को उन्होंने बहुत कोशिश की, दामन फैला के कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये गनीमत मौका है, सियासत अपनी ज़मीन वो छोड़ चुकी है, इस ज़मीन पे आप खेलते हैं। किसी ने नहीं सुनी जी। और आज मुझे 50 नहीं सैकड़ों लोग हैं मेरे जानने वाले जो मुझे फ़ोन कर करके कहते हैं कि ख्वाजा साहब आप सही थे, उस वक्त आप राव साहब के बारे में भी ठीक कह रहे थे और अटल जी का क्या मुकाबला था। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ जी कि आज के वक्त में मोदी जी ने क्या कोशिश नहीं करी मुसलमानों की तरफ बढ़ने की। कहाँ से शुरू किया उन्होंने अपना सफर? जी, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, जी, वहां से सफर शुरू किया और नवाज शरीफ के तुफैल में बाकी सार्क लीडर्स आए। पहले 5 साल आप देखिए जी, तमाम चीज। तो जब आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे चीजों को, तो फिर पॉलिटिक्स की एक अपनी एक तरकीब होती है, उसके हिसाब से वो चलती है। तो आज मैं ये कह रहा हूँ, तमाम शिकायतें अपनी जगह हो सकती हैं। इलेक्शन की स्पीचेस पर न पहले कभी फैसले होते थे, न होने चाहिए, और न इलेक्शन की स्पीचेस पर आज कोई फैसले होने चाहिए। इलेक्शन का मिजाज एक अलग होता है, इलेक्शन के स्टेटमेंट्स अलग होते हैं, उसकी ज़मीन अलग होती है। स्टेटमेंट्स वो मैटर करते हैं जो एज प्राइम मिनिस्टर फ्लोर पे कहते हैं। आज मैं ये कहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमान से कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन जो मैंने कल राव साहब के बारे में कहा था मैं आज उस पर कायम हूँ। जो मैंने अटल जी के बारे में कहा था मैं आज उस पर कायम हूँ। और आज मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ कि मोदी जी गनीमत हैं। मुसलमान कदम बढ़ाएं, डायलॉग में आएं, मुलाकात करें, बात करें, रास्ते खोलें। इसलिए कि आपके सवाल का दबाव थोड़ा लंबा हो गया, इस जुमले पे इस बात को मुकम्मल करता हूँ कि संविधान की धाराएं से ज़्यादा आपस के रिश्ते और भरोसे होते हैं। जाहिर सी बात है। अगर भरोसा बनाने की कोशिश होगी तो जिस मिजाज के
नरेंद्र मोदी जी हैं, जी आप उनसे जो इम्पॉसिबल है आप वो एक्सपेक्ट कर सकते जी। हैं, चूक आपकी तरफ से होगी। रिश्ते की बात की आपने, लेकिन बीच में आपने एक बात और कही जिसमें झलक रहा था कि इन रिश्तों में खास तौर से आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों माफ में कीजिएगा, आरएसएस की बात रह गई। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्यों? हाँ, देखिए, अगर पावर के बेनिफिट चाहिए तो भाजपा में काम करना चाहिए। जी तो मैं तो, आप मुझे देखते हैं, मेरे जो रिश्ते रहे जी नरसिम्हा राव जी से, अटल जी से, वो इस बात का जवाब है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज सत्ता में है क्योंकि उसी की लेबोरेटरी कहिए, उसकी पाठशाला कहिए, उसी में तैयार हुए हुए मोस्टली लोग हैं। हमारे आज प्रधानमंत्री जी प्रचारक रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका ताल्लुक रहा है, आज भी उनका ताल्लुक है, बाकी लोगों का भी ताल्लुक है। मुझे ये लगा कि जहाँ तरबियत दी जाती है और आम परसेप्शन भी यही है कि सिस्टम वहीं से चलता है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि भाई अब तुमने पॉलिटिशियंस में दो जगह तुम मेहनत कर चुके हो। जी तुमने राव साहब के साथ किया, तुमने अटल जी के साथ मेहनत की, मोदी जी के साथ भी ताल्लुक अच्छा है और उधर भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई हटके कोई बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन फोकस आरएसएस पे रखा और आपने देखा कि कई सारे डायलॉग के सेशंस हुए जी जी और फिर आपने ये भी देखा कि मैंने बाकायदा इस पर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में किताब लिखी जी और मैं अब ये समझता हूँ और मेरा सारा फोकस भी इसी चीज़ पर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और जो है मुसलमानों के रिश्ते बेहतर होने चाहिए। और जो इनिशिएटिव है संवाद का, फॉर रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ, ये इनिशिएटिव मुसलमानों की तरफ से नहीं है, ये इनिशिएटिव मोहन भागवत जी की तरफ से है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ डायलॉग शुरू किया है, मुसलमानों ने इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो इसलिए डायलॉग, जैसे पहले कहा था आपसे, डायलॉग के सिलसिले को बढ़ना चाहिए और हम उस पर पूरी कोशिश करके बढ़ा रहे हैं उसको। जाहिर सी बात है, संवाद और डायलॉग होते रहने चाहिए, तभी चीज़ें जो हैं वो सुलझती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो एक बात रह गई कि एक लग रहा था कि कसक है शायद संबंधों में, संवाद में, आरएसएस और बीजेपी के बीच में। क्या लगता है कि कुछ गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ है ऐसा, वो जो सामने निकल के गाए बगाए मोहन भागवत जी के बयानों पर भी आता है और सत्ता के गलियारों से भी आता है। मारूफ साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कहता हूँ जी, ये जो लोग बातें करते हैं कि मोहन भागवत जी के और मोदी जी के बीच में कुछ चल रहा है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप तो वही बात करेंगे ना जो एक पब्लिक परसेप्शन होती है, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है पब्लिक सेंटीमेंट का। और भाजपा में और संघ में बड़ा मामला। एक बात समझ लीजिए, मीडिया तो उछल कूद का नाम है, अगर उसमें उछल कूद ना हो तो डिबेट और डिस्कोर्स नहीं हो सकता। नहीं, मीडिया के पास लेकिन एलिमेंट्स पब्लिक से ही आते हैं। नहीं, मैं मीडिया को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मीडिया जो उछल कूद होती है ना समाज में, उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। आप चीज़ों को डिबेट में और डिस्कोर्स में लाते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं डिबेट। जरूरी नहीं होता कि हर डिबेट और हर सब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो वैसा ही हो जैसा कि उसका प्रोजेक्शन हो रहा है या जैसा उसका परसेप्शन दिया जा रहा है। मेरा ये मानना है, देखिए, न तो मैं भाजपा का मेंबर जी, न मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेंबर, मैं तो नहीं। मेरे रिश्ते बेहतरीन है, ये मैं खुल के कहता हूँ। और इसीलिए आप खटके भी जाते हैं, लोगों के निशाने पर भी रहते हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, क्यों उधर जा रहा है, क्यों अपनी बात करता है, क्यों उनके पास जाता है, क्यों उनको अपने पास बुलाता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इफ्तिखार साहब का जो फख्र है वो टारगेट पे रहता है। अगर कहीं जो है वो मैंने जितना मुताला अपने दीन का किया है जी, अल्लाह के फजल करम से जी, जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसमें गुजारा है। और मुझे मुनाफिकीन के साथ मामला करने की कहीं न तो कहीं मंतक दिखी अपने पूरे दीन में, ना मुझे कहीं वहाँ कोई ऐसी चीज़ मिली जिसने मुझे मोटिवेट किया हो। तो सेकुलर सियासत कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, दिखाती कुछ है, निकलता कुछ है। ये तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जबकि मैं खुद उसका हिस्सा एक ज़माने दराज तक रहा हूँ। जी जी जी, है ना। यहाँ की सिचुएशन क्या है,
इनका जो एजेंडा है ना, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो आपका डोमेन है, लेकिन एजेंडा तो क्लियर है। भाई आइडियोलॉजी क्या है? भाई हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। राष्ट्र की कल्पना क्या है? भाई हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। ठीक हो गई बात। हमें हमारा राष्ट्रवाद की क्या व्याख्या है? भाई कल्चरल नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ठीक है ना। हमारी ये व्यू है कि भाई मुस्लिम शासकों ने जो है वो कई सारे मंदिर तोड़े हैं और उसमें से कई जगहों को जो है हमको मिलना चाहिए। एक एजेंडा है। मैं इस एजेंडे से एग्री करूं डिसएग्री करूं, ये मेरा अपना मामला है और वो विषय यहाँ है नहीं। लेकिन मुझे मालूम तो है ना कि इसका एजेंडा ये है जी। लेकिन मैं उसका क्या चार्ट डालूं जिसने मुझे कहा कि तुझे बचाऊंगा। अब लिंचिंग हो रही है। मारूफ रज़ा साहब ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मुझे एक लिंचिंग का इवेंट कोई मुझे बता दे, दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे जिसमें कोई कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी उस मुसलमान को बचा रहा हो भीड़ से, समाजवादी का बचा रहा हो, कांग्रेस का बचा रहा हो, कोई FIR करने उसके साथ में जा रहा हो, कोई उसके घर पे जा रहा हो। तो मेरी सारी दुश्मनी आपसे आपके लिए, और आपको जब मैं यूं देखता हूं तो आप मुझे दिखते नहीं है, आप पीछे से गायब हो जाते हैं। आप गायब हैं। आप आज आपके स्टेज पे, कांग्रेस के स्टेज पे मुसलमान कहाँ है मुझे बताइए। आज मैं कांग्रेस के मुसलमानों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं हमारी अब कोई वक्त नहीं रही है, आप पीछे हटिए भाई, आप तो हमारे साथ हैं ही। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये जो सिचुएशन सारी की सारी चीजें हैं ना, तो सब चीजों को देखकर ही तो किसी तरह फैसले आदमी। आपका कहना है कि एक तरफ सवाल तो बहुत सारे उठाए जो आपने नहीं, एक सेकंड, जो अभी आपने बात की लोग जो कहते हैं ना, तो मेरा जवाब उसके भी ये है कि देखिए, जो भी जमीन होती है जिस वक्त जी, ये मैं पूरे मुसलमान से कह रहा हूँ, और दीवार पे उस वक्त पे जो लिखा होता है, मुहज़्ज़ब कौम, पढ़ी लिखी कौम, दानिश्वर लोग को जमीन भी देखनी चाहिए, दीवार भी पढ़नी चाहिए और उसके मुताबिक अपने फैसले करने चाहिए, अपनी पहले करनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती ये है कि क्योंकि मैं इस तरह की पहल की एक तारीख अपनी 40 साल रखता हूँ, लिहाजा सबसे आसान काम हो जाता है। ख्वाजा साहब तो भाजपा के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हो क्या? या आप समाजवादी के एजेंट हो? वो कहीं लिखा है किसी जगह? मैं बात कहना आगे बढ़ाना नहीं चाहता, कहीं ऐसी जगह लिखा है कि साहब वहाँ का तो जायज़ है, यहाँ का हराम है? ऐसा तो नहीं है ना कोई, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है भाई। हर साहिब अक्ल इंसान को ये अख्तियार है, बस फर्क क्या है, आप दुबक्के मिल रहे हैं। आज RSS से कौन नहीं मिल रहा? जी जी, आप कहें तो नाम बता देता हूँ। मैंने आपके रूम में भी देखे, वहाँ पर भी कई तस्वीर लगी हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब की फोटो लगा रखी है, सब मिल रहे हैं लोग। अच्छा नहीं, जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक है तो ये हमारे अकाबरीन हैं, मैंने सबको रखा है उसमें जी। किसी एक लेकिन आपका ये कहना है कि जितने भी उलेमा हैं, आप TV पर सामने हैं, मीटिंग्स में सामने हैं और उनके घरों पर भी सामने हैं, लेकिन जो मुसलमानों के जो रहनुमा हैं वो बैक डोर से जाकर के मिलते हैं और फिर ये बताते हैं कि BJP और RSS जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है। अब इसका जवाब तो उनसे मांगिए आप, मगर मैं आपसे इतना ज़रूर तस्दीक कर देता हूँ कि अब ऐसा कोई है नहीं जो मिलाना हो। अच्छा, इतनी तस्दीक किए देता हूँ जी, ऐसा कोई है नहीं। और जो जितना ऊंचा बोलता है पानी सबसे ज़्यादा वहीं ज़्यादा ठहरता है। अच्छा, इतना ही कह सकते हैं बस। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ा काम कर रहे हैं, उस बड़े काम के लिए बड़ी स्ट्रगल्स भी हैं, संघर्ष भी हैं बड़े बड़े, और मंजिल इतनी आसान और इतनी करीब दिखाई देती नहीं है। क्लोज डोर मीटिंग्स के बाद अगला पड़ाव, अगला कदम क्या होगा कि ये संवाद और ये सौहार्द लोगों के आम जनों तक पहुँचे और यूँ कहूँ कि गंगा जमनी तहजीब की बयार बहे। देखिए मारूफ साहब, पहले फेज़ में कुछ मुस्लिम्स बुद्धिजीवियों की, उलमा की छोटी छोटी मीटिंग्स जो हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने की, इंद्रेश कुमार जी ने किया, सिलसिला शुरू किया। उन्होंने ही फिर आगे चलकर सर संचालक जी को बीच में बुलाए, हरियाणा भवन में एक मुलाकात लोगों की, इसमें काफ़ी लोग थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी थे, उसमें मैं डॉक्टर महमूद रहमान साहब भी थे, कई जजेस थे, प्रोफेसर थे, कई शास्त्रज्ञ थे। वो सिलसिला आगे चला। इसी तरह से फिर कई और जगहों पर पूसा इंस्टीट्यूट में मीटिंग हुई, कई जगहों पर मीटिंग सिलसिला हुई। उसके बाद में फिर हम जब इस मैदान में उतरे वक्त, क्योंकि हम तो इस काम को इंटरफेथ के सब्जेक्ट को हम पहले से 2005 से कर रहे थे, तो अब हमने इस काम को, क्योंकि एक फुल टाइम जॉब के तौर पे हम इस काम को कर रहे हैं और समझते हैं वक्त की ज़रूरत है ये, तो हमने
कई प्रोग्राम अब तक हम कर चुके हैं जी। और मीटिंग्स का सिलसिला बराबर जारी है। हमने जो है अभी जैसे आपको हमने बताया सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें मोहन भागवत जी खुद आए, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उसमें थे, रामलाल जी उसमें थे और मुस्लिम एलीट वहाँ थी और तकरीबन 4 घंटे प्रोग्राम चला जी। और एक सेशन क्वेश्चंस का जो है वो मोहन भागवत जी के साथ चला, जो कि हमारे मीटिंग ऑफ माइंड चैनल पर अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं कि वन साइडेड कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में फिर एक और सेशन है जो उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो जिसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल हैं, इंद्रेश जी हैं जी। और रामलाल जी हैं, जो सवाल जवाब किया, तो एक डायलॉग का सिलसिला बहुत शुरू। उसके बाद आपको याद होगा हमने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम किया और हमने फ्लोर दिया उन लोगों को कि जो जिस जुबान में लोग बोलना चाहते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर कोई कड़वाहट है तो कड़वाहट का भी इजहार करें। हमने ये फ्लोर दिया और हम ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारे फ्लोर पर ऐसा नहीं है कि आप क्या बोले ये तय होता है। ख्वाजा साहब का फ्लोर हमेशा से ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी रहेगा कि इस फ्लोर पर हर शख्स आज़ादी के साथ आ सकता है, पूरी इज्जत के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। ये लाजिम नहीं है कि जो मेरे ख्यालात हों वो आपके ख्यालात हों, आप मुझसे मुकम्मल इख्तिलाफ़ करें, आपका इख्तियार है। सराखों पे इख्तिलाफ़ रहता है, इसलिए कि जब इख्तिलाफ़ होता है तो एक दूसरा व्यू सामने आता है और दूसरे व्यू में हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे आपके व्यू में कुछ लेने के लिए दूसरे के लिए होता है, इसी तरह दूसरे के व्यू में भी आपको कुछ लेने के लिए होता है। इतनी गुंजाइश आपको रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपने बड़ी बेबाकी से मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि जो दर्शक है वो भी देख रहे होंगे और जो परसेप्शन है, जो मिथ है, वो कहीं ना कहीं छटा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, जाहिर सी बात है, संवाद है, डायलॉग है और बात करते करते ही बातों से बातें बनती हैं और समाज भी उन्हीं बातों से बनता है। मैं कुछ और बातों के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा और गुफ्तगू का, रूबरू का सिलसिला बदस्तूर जारी रखूंगा। तब तक अपना रखिए ख्याल और आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।